क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुने। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 67, हाथ काट देना। ली यी का चेहरा उदास था क्योंकि उसने बड़े गुस्से में अपनी मुट्ठियां बाहर निकाली। बर्फ की ऊर्जा की धाराएं तलवार क्यूई को बिखेर रही थीं, जो हवा में फैल गईं। भले ही आप एक ही समय में 2 तीसरी श्रेणी के रहस्यवादी हथियारों को खोल सकते हैं, आपके और मेरे बीच 2 लोगों का अंतर है। आइए देखें कि आप इसे कैसे पार करने जा रहे हैं, वह गुस्से से चिल्लाया। 2 लोग, यूनक्सियाओं ने उपहास करते हुए कहा। अगर आप एक मार्शल लॉर्ड हैं तो मुझे अभी भी कुछ डर हो सकता है। एकमात्र महान मार्शल मास्टर? पुराने 8, मेरी आंखों में देखो। चौंककर ली ने यूनक्सियाओं की आंखों में स्पष्ट रूप से देखा। उसने तुरंत 2 राक्षसी दिखने वाले रक्तलाल अर्धचंद्र देखे, जो राक्षसों की अथाह खाई की तरह अंधीन अंधेरे से घिरे हुए थे। यूनक्सियाओं का चेहरा ठंडा था और उसने धीरे से कहा, यूनिवर्सल सोल सप्रेसर डेमन मून। आह! यी को केवल यह महसूस हुआ कि उसका दिमाग तुरंत खो गया था। उसका चेहरा सूना हो गया और उसके हाथ निश्चलता से लटक गए। वह एक बेवकूफ की तरह वहीं खड़ा रहा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम बस आज्ञाकारी रूप से वहां खड़े रहो और मुझे अपनी तलवारों से तुम पर 2 वार करने दो। यूनक्सियाओं का चेहरा थोड़ा क्रूर हो गया, जबकि उसकी आंखें बुरी तरह चमक उठीं और उसके माथे पर नसें उभरी हुई थीं, जैसे उसके गालों से पसीने की बूंदें बह रही थीं। जाहिर है, आंख डालने की यह तकनीक उसके लिए बहुत कठिन थी। उसने तायन तलवार को धीरे से उठाया और फिर उस पर जोरदार प्रहार किया। सावधान रहो कनिष्ठ भाई। दूरी में गुआंग युआनजिया ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और उसने तुरंत चिंतित होकर दहाड़ लगाई। उनकी आवाज ऊर्जा से भरी हुई थी, इसलिए वह घंटी की तरह गूंजी और सुनने वालों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। ली कांप गया और तुरंत जाग गया, यह देखकर भयभीत हो गया कि तलवार उसकी नाक की नोक से केवल 3 इंच दूर थी। वह इसे टाल नहीं सका। आह! हताशा में उसकी क्षमता बढ़ गई। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह जबरन कई इंच किनारे की ओर खिसक गया। अगले ही पल तलवार गिरी और उसका बायां हाथ कट गया। उसके कंधे में बहुत तेज दर्द हुआ, जिससे उसके दांत बाहर निकल आए और उसे ठंडे पसीने आने लगे। यूनक्सियाओं ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह जानता था कि चूंकि इस बार वह ली यी को मारने में असफल रहा था, इसलिए अगर वह लड़ता रहा तो भी वह दोबारा ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए वह बस पीछे हट गया और अपनी बाहों में तलवार लेकर ली यी को उदासीनता से देखने लगा। उन्होंने जो सोल अटैक तकनीक अपनाई, उसे यूनिवर्सल सोल सप्रेसर कहा गया। यह एक अत्यंत शक्तिशाली दैवीय क्षमता थी, जिसे केवल मजबूत आत्मा वाले लोग ही प्रयोग कर सकते थे। इसमें बहुत अधिक आत्मिक शक्ति खर्च हुई, जो किसी उच्च तीव्रता वाले शोधन सत्र से कम नहीं थी। उनकी ताकत के अलावा स्वर्ग और पृथ्वी पावर चार्ट के शीर्ष पर उन शिखर स्तरीय मार्शल सॉवरेन में से प्रत्येक के पास एक बेहद शक्तिशाली लाभ था, जिसने उनके विरोधियों को तालमेल बनाए रखने में असमर्थ बना दिया। उदाहरण के लिए, तानाशाह मार्शल सॉवरेन का अविनाशी सुनहरा शरीर और उसका पिछला अवतार और गुफियांग की 9वीं स्तरीय आत्मा शक्ति। यह यूनिवर्सल सोल सप्रेसर एक प्रकार की दैवीय क्षमता थी जो सीधे आत्मा पर आक्रमण करती थी। अपने पिछले जीवन में 9वें स्तर की आत्मिक शक्ति के साथ, यहाँ तक कि 9 स्वर्ग क्षेत्र के मार्शल सॉवरेन ने भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। इसलिए एक दूसरे स्तर के कीमियागर की अपनी वर्तमान आत्मशक्ति के साथ, वह एक अप्रस्तुत ग्रेट मार्शल मास्टर को थोड़े समय के लिए अपना दिमाग खो सकता है। हालांकि पहली बार असफल होने के बाद वह दूसरी बार इसे डालने में असमर्थ था और ली यी पहले से ही सतर्क था। फिर भी ली यी को यूनक्सियाओं की वर्तमान स्थिति का पता नहीं था। उसका बायां हाथ कट जाने के बाद वह पूरी तरह से भयभीत हो गया था
और अभी अभी किसी और के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किए जाने की भावना ने उसके दिल को पूरी तरह से ठंडा कर दिया था। वरिष्ठ भाइयों, चलो अभी पीछे हटें, वह जल्दी से चिल्लाया। गुआंग युआनजिया और यू युआनवेन को जी मेंग ने परेशान किया था। वे जितना अधिक लड़ते थे, वे उतने ही अधिक क्रोधित होते जाते थे। यद्यपि उनकी संयुक्त सेना के तहत उनका दबदबा था, जी मेंग की हताश लड़ाई शैली, उनकी अप्रत्याशित तलवार तकनीक के साथ मिलकर फिर भी उन्हें एक बड़ा सिरदर्द दे रही थी। अब यह देखने के बाद कि ली यी ने न केवल अपने स्वामी द्वारा दी गई तलवार खो दी, बल्कि एक हाथ भी खो दिया, उन दोनों में लड़ने की कोई इच्छा नहीं रही। एक बार से जी मेंग को पीछे धकेलने के बाद वे तुरंत ली यी की तरफ पीछे हट गए, उसे बाएं और दाएं से पकड़ लिया और फिर भागने के लिए हवा में छलांग लगा दी। जी मेंग उसका पीछा करने ही वाला था, लेकिन यूनक्सियाओ ने उसे रोक दिया। अब इन तीनों के बारे में चिंता मत करो, उनके गुर्गों से छुटकारा पाओ। जैसे ही दुश्मन मार्शल मास्टर्स ने देखा कि उनके नेता भाग गए हैं, उन्होंने तुरंत अपनी लड़ाई की भावना खो दी। वे लड़ते लड़ते पीछे हट गए और युद्ध के मैदान से भागने का मौका ढूंढने की कोशिश करने लगे। हालांकि यूनक्सियाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार राज्य संरक्षक अपने भारी नुकसान के कारण लंबे समय से गुस्से में थे। वे इन शत्रुओं को इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। यूनक्सियाओं ने वध को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा भावशून्य था, मानो वह एकटक देख रहा हो, लेकिन उसका दिल आश्चर्य से भर गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि महान विस्तार दिव्य तकनीक, जिसे आकार लेना लगभग असंभव था, एक बार नेत्र तकनीक डालने के बाद दिव्य दायरे टैबलेट में मुश्किल से प्रकट हो पाई और उनकी आत्मा शक्ति का एक बड़ा नुकसान हुआ। निश्चित रूप से यह दैवीय क्षेत्र टैबलेट एक दिव्य कलाकृति थी जो सुपरग्रेड रहस्यवादी हथियारों से भी बेहतर थी। टैबलेट में कुछ शक्ति होनी चाहिए जो महान विस्तार दिव्य तकनीक की अभिव्यक्ति का समर्थन कर सके। यूनक्सियाओं ने अपनी दिव्य भावना को टैबलेट में भेजा और छोटे सोने के अक्षरों को चुपचाप पढ़ा। इसके साथ ही उसने तुरंत महसूस किया कि रेखाओं के बीच एक अजीब सी शक्ति उभर रही है जो टैबलेट के माध्यम से उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी, फिर उसके दिमाग में आध्यात्मिक वेदी में इकट्ठा हुई और उसकी आत्मा को स्पष्ट वसंत की धारा की तरह पोषित किया। पोषण की अनुभूति उसके द्वारा ज्ञात किसी भी औषधीय गोलियों की तुलना में अधिक आरामदायक और ताज़ा थी। जैसे ही ग्रेट एक्सपेंशन डिवाइन तकनीक लगातार टैबलेट के माध्यम से उसकी आत्मा को पोषित कर रही थी, जी मेंग के मैदान में शामिल होने के साथ 20 या इतने ही दुश्मन मार्शल मास्टर्स जल्दी से मारे गए। जी मेंग एक मृत नकाबपोश मार्शल मास्टर के पास गया और उसका मुखौटा फाड़ दिया। अचानक क्रोध से उसकी आंखें फूट गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए यूनक्सियाओं ने पूछा, क्या वह आपका अधीनस्थ है? जी मेंग ने दुखी होकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर यू ने इसका अनुमान लगाया होगा। हाँ, इस आदमी का नाम लियू झेंग है। वह कुछ समय पहले ही फर्स्ट यूनिट में शामिल हुआ था और वह मूल रूप से मेरा प्रत्यक्ष अधीनस्थ था। वह केवल 27 साल का है और 3 सितारा मार्शल मास्टर है। मैं उसे प्रोत्साहित करता था। उसका भविष्य उज्जवल था। गंभीर अभिव्यक्ति के साथ यूनक्सियाओं ने कहा, एक राज्य संरक्षक के रूप में वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। आदेशों का पालन करना एक राज्य संरक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है। वह एक उत्कृष्ट राज्य संरक्षक हैं क्योंकि उनकी मृत्यु उनके विश्वास के तहत हुई। आपको उनके लिए खुश होना चाहिए। यूनक्सियाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग तीसरी इकाई के सदस्य थे जो बाई माओ के अधीनस्थ थे। उनमें से आधे मारे गए और शेष 10 घायल हो गए। यूनक्सियाओं की बातें सुनकर वे चुप हो गए और फिर जमीन पर पड़े शवों को सलाम किया। जी मेंग ने दुखी होकर कहा, वे सभी अच्छे अभिभावक हैं, लेकिन उन्हें राज्य के लिए मरना चाहिए था, न कि इस तरह की कायरतापूर्ण मौत। मैं उनके लिए अयोग्य महसूस करता हूं। हर कोई युद्ध के मैदान में नहीं मर सकता। जब तक वे अपना कर्तव्य निभाते हैं, वे अच्छे अभिभावक होते हैं। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी दूर से एक सफेद आकृति उड़कर आई। वह बाई माओ थी। उसकी सफेद पोशाक और घूंघट खून से सने हुए थे। जाहिर है वह भी घायल थी।
मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह गांव फेंग था जिसने पहली इकाई के लोगों के साथ हम पर घात लगाकर हमला किया था। क्या हर कोई ठीक है? जैसे ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे जमीन पर चारों ओर लाशें दिखाई दीं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं और उसने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, गाओ फेंग। यूनक्सियाओ ने शांति से कहा, आइए आगे की परेशानी से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाएं। बिना एक शब्द बोले लोगों का समूह चुपचाप आगे बढ़ने लगा। लेकिन बाई माओ को पता नहीं था कि यूनक्सियाओ और जी मेंग को देख रहे तीसरी यूनिट के इन अभिभावकों की आंखों में विस्मय और सम्मान बढ़ गया था। जल्द ही वे प्रिंस यू के आवास पर पहुंचे। तभी सभी के हृदय को शांति मिली, क्योंकि निवास में न केवल बड़ी संख्या में विशेषज्ञ थे, बल्कि विभिन्न शक्तिशाली व्यू भी थे। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि राजकुमार के आवास पर हमला कर सके जब तक कि उसने सभी सभ्यताओं को त्याग न दिया हो और हताहतों की परवाह न की हो। किन यू व्यक्तिगत उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। भीड़ का अस्तव्यस्त रूप देखकर उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ था, और स्थिति के बारे में जानने के बाद वह क्रोधित हो गया। उन्होंने तुरंत सभी मार्शल मास्टर्स को बसाने के लिए लोगों को भेजा और सभी को बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियां और प्रिमोर्डियल स्टोन्स दिए, साथ ही मृतकों को कई गुना अधिक पेंशन और दफन खर्च भी प्रदान किया। जब उन्होंने ये सब किया, तब जाकर अभिभावकों का मूड थोड़ा ठीक हुआ। यूनक्सियाओ और अन्य लोग प्रिंस यू के पीछे पीछे सीधे काउंसिल हॉल में चले गए। अंदर जाने पर उसने तुरंत पाया कि दरबार में कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे और हॉल के सबसे दूर बैठे व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके दादा थे। जैसे ही ली चुनियांग ने यूनक्सियाओ को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका चेहरा खुशी से भर गया। हालांकि उन्होंने केवल आधे महीने तक एक दूसरे को नहीं देखा था, उनका पोता 2 और सितारों से आगे बढ़ गया था, जिससे वह बहुत संतुष्ट थे। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्होंने कहा, क्या हुआ? क्या रास्ते में कोई मुसीबत आ गई? यूनक्सियाओ ने मामले का संक्षिप्त विवरण दिया। न केवल उपस्थित सभी लोगों के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए, यहाँ तक कि बाई माओ भी हैरान हो गई और उसे अविश्वास महसूस हुआ। ली चुनियांग का चेहरा बेहद उदास हो गया और उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह कमीना 8527 अभी भी राजधानी में है। मुझे लगा कि वह भाग गया है। ऐसा लगता है कि उसने अब प्रिंस यांग के साथ मिलीभगत कर ली है। लेकिन उनके पास 2 मार्शल लॉर्ड्स हैं और 8527 खुद एक महान मार्शल मास्टर है। आप कैसे बच गए? बाई माओ और किन यू ने यूनक्सियाओ पर अपनी नजरें गड़ा दीं। उनके मन में भी यही सवाल था। यूनक्सियाओ ने हल्के से कहा, जी मेंग को धन्यवाद। उन्होंने अकेले ही 2 मार्शल लॉर्ड्स को नियंत्रण में रखा था ताकि हम 8527 से निपट सकें और अंततः उनकी एक भुजा को काट दिया। 2 मार्शल लॉर्ड्स घबरा गए और 8527 के साथ भाग गए। अन्य दुश्मन फर्स्ट यूनिट के पूर्व राज्य संरक्षक थे और सभी हमारे द्वारा मारे गए। हालांकि उन्होंने उन शब्दों को शांत और सपाट आवाज में कहा, कोई भी सुन सकता था कि वे किस खतरे में थे। ली चुनियांग ने आश्चर्य से जी मेंग को देखा और पूछा, एक 9 सितारा महान मार्शल मास्टर 2 मार्शल लॉर्ड्स को कैसे रोक सकता है? ली चुनियांग यूनक्सियाओ के दादा थे, इसलिए जी मेंग ने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से कहा, यह सब यंग मास्टर यू द्वारा मुझे दी गई एक जादुई गोली के कारण है। इसने मुझे एक पल में मार्शल लॉर्ड्स के दायरे में पहुंचा दिया। यही कारण है कि मैं 2 मार्शल लॉर्ड्स को नियंत्रण में रखने में सक्षम था। किस तरह की गोली एक महान मार्शल मास्टर को एक पल में मार्शल लॉर्ड्स के दायरे में पहुंचा सकती है? ली चुनियांग ने सदमे में कहा। यूनक्सियाओ ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया और कहा, तुम्हें पता नहीं, मुझे परिवार की गुप्त तिजोरी में गोली मिली। ऐसा कहा जाता है कि यह अस्थायी रूप से एक योद्धा की ताकत में सुधार कर सकता है। हालांकि इसका एक गंभीर दुष्प्रभाव होता है। इसे लेने के 10 दिनों के भीतर योद्धा की ताकत कमजोर और कमजोर हो जाएगी, अंततः एक औसत व्यक्ति के स्तर तक गिर जाएगी और फिर धीरे धीरे अगले 10 दिनों में ठीक हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, आप इसे लेने के बाद 20 दिनों तक नहीं लड़ सकते।
क्या हमारी गुप्त तिजोरी में इस प्रकार की गोली है? ली चुनयांग ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन ऐसा लगा कि उसने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। किसी भी मामले में, चूंकि इस गोली का दुष्प्रभाव इतना गंभीर था, ऐसा लग रहा था कि इसका मूल्य उतना अधिक नहीं था जितना उसने सोचा था, इसलिए उसने रुचि खो दी। दूसरी ओर जी मेंग ने यह सुनकर अपने दिल में राहत की सांस ली। गोली लेने और इतना मजबूत हो जाने के बाद उन्हें चिंता थी कि इसका उनके भविष्य के खेती के आधार पर असर पड़ेगा। अब युन जियाओ का स्पष्टीकरण सुनकर उसे सहजता महसूस हुई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वह अगले 20 दिनों तक युद्ध नहीं कर सका। गोली लेने और मार्शल लॉर्ड्स के दायरे में प्रवेश करने के बाद उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह 20 दिनों तक एकांत में साधना करने से प्राप्त ज्ञान से कहीं अधिक था। उसे विश्वास था कि वह अपनी अगली एकांत साधना के बाद वास्तव में मार्शल लॉर्ड्स के दायरे को तोड़ने में सक्षम होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई ये परिवार से निपटने के लिए हमारे दुश्मन राज्य के जासूस के साथ मिलीभगत करेगा। क्या वह जो चाहता है उसे पाने के लिए वह इतना बेईमान हो सकता है? किन यू ने गुस्से में कहा। अध्याय 68 प्रिंस यू का निवास। ली चुनयांग ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, इस मामले में यह समझाना मुश्किल नहीं है कि कुंजिन के साथ क्या हुआ। वास्तव में क्या हुआ? यूनक्सियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। 5 दिन पहले किन यू ने उदास होकर कहा, हमें खबर मिली थी कि व्हाइटहेड टाउन पर बैजान के 8 लाख लोगों की सेना ने अचानक कब्जा कर लिया था और उसके बाद उन्होंने बिजली की गति से कुंजिन को घेर लिया था। अभी आपके पिता जनरल फीलोंग अभी भी शहर के भीतर से दुश्मन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मदद के लिए उनका अनुरोध राजधानी तक पहुंच गया है। अदालत ने कैसे प्रतिक्रिया दी? कुंजिन और व्हाइटहेड तियानशुई की प्राकृतिक बाधाएं हैं। यदि उनका उल्लंघन किया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। महामहिम ने सभी सैन्य नेताओं को बुलाया और ड्यूक जिंगगुओ से बचाव का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। ली चुनयांग की ओर देखते हुए यूनक्सियाओ ने पूछा, फिर आप क्या सोचते हैं? ली चुनयांग कुछ हद तक चौंके, लेकिन अंदर से इस पोते से बहुत संतुष्ट थे। अगर दूसरों ने सुना कि उनके पिता को सेना ने घेर लिया है तो वे क्रोधित हो जाते और आगे बढ़ने के लिए एक क्षण भी इंतजार नहीं कर सकते थे। लेकिन यूनक्सियाओ बेहद शांत था, उसकी आंखों में मूड में जरा भी बदलाव नहीं था। वह संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और फिर कहा, कुंजिन पर हमला करने की तुलना में बचाव करना आसान है। आपके पिता के पास शहर में 3 लाख लोगों की एक सेना है, फ्लाइंग ड्रैगन आर्मी, इसलिए बैजान के मात्र 8 लाख लोग उनके लिए खतरा नहीं हैं। इसके अलावा यह अभी भी एक सवाल है कि क्या ये 8 लाख लोग वास्तविक संख्या हैं या नहीं। अब जब आप कहते हैं कि 8527 किन यान के साथ मिलीभगत कर रहा है, तो मुझे और अधिक विश्वास हो गया है कि मदद के लिए यह अपील एक दिखावा है, उनके द्वारा बनाया गया। उनका असली मकसद बाघ को पहाड़ों से बाहर निकालना है। क्या आपका मतलब है कि उनका असली मकसद ली परिवार के अधीन बलों को राजधानी से बाहर निकालना है ताकि किन यांग जो चाहे वह कर सके? जब तक हमें पता चलेगा कि कुंजिन में चीजें वैसी नहीं हैं जैसी हमने उम्मीद की थी और हम राजधानी लौटेंगे, तब तक धूल जम चुकी होगी और स्थिति को बदलने के लिए हमारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। यह सही है, ली चुनयांग ने अनुमोदन करते हुए कहा। तुम सच में मेरे पोते हो। हाँ हाँ। लेकिन क्या होगा अगर मदद की गुहार वास्तविक है? ली चुनयांग की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उन्होंने हल्के से कहा, आपके पिता कुंजिन में तैनात हैं, जो एक प्राकृतिक बाधा है, और उनके पास फ्लाइंग ड्रैगन सेना के 3 लाख लोग हैं। यदि वह दुश्मन सेना के 8 लाख लोगों का विरोध नहीं कर सकते, तो यह साबित होता है कि वह अक्षम हैं और कुछ कठिनाइयों का सामना करने के योग्य हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि मैं राजधानी नहीं छोड़ सकता। जब उन्होंने कहा कि वे राजधानी नहीं छोड़ सकते तो उनका स्वर थोड़ा उदास हो गया। यूनक्सियाओ को स्वाभाविक रूप से पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। चेन दाशिंग मेल्टिंग पिल्स और उसकी ऊर्जा के साथ केवल 1 महीने तक ही जीवित रह सका और अब आधा महीना बीत चुका था। एक पल के लिए विचार करने के बाद यूनक्सियाओ ने कहा, शायद आप बहुत सरलता से सोच रहे हैं।
भले ही मदद की गुहार पिता द्वारा नहीं लिखी गई थी, मुझे डर है कि कुंजिन में स्थिति उतनी आशावादी नहीं हो सकती है जितना आप सोचते हैं। बैजान को सैकड़ों वर्षों से ग्रेट पाइथन पर्वत के पूर्व में अवरुद्ध कर दिया गया है और उसने कभी भी इन दो स्थानों को नहीं तोड़ा है। लेकिन इस बार वे एक सेना को पहाड़ पार करने में कामयाब रहे। क्या आपको लगता है कि उनका उद्देश्य केवल किन यांग को सिंहासन पर कब्जा करने में सहायता करना है और बाघ को पहाड़ों से फुसलाकर बाहर निकालो? चौंका किन यू ने भयभीत होकर कहा, क्या आपका मतलब है कि बैजान वास्तव में हमारे राज्य पर आक्रमण करने का इरादा रखता है? यह बुरा है क्योंकि अगर कुंजिन खो गया तो हमारे हृदय क्षेत्र के सभी 13 शहर उनकी भारी घुड़सवार सेना के संपर्क में आ जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? यूनक्सियाओं ने शांति से विश्लेषण किया। बैजान की रणनीति और उद्देश्य सही और गलत दोनों हो सकते हैं, जिससे हमारे लिए अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुंजिन को बचाना एक जाल है जिसे हम टाल नहीं सकते। हालांकि हम सभी जानते हैं कि यह एक जाल है, हमें इसमें कूदना होगा, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उनके विश्लेषण ने ली चुन्यांग को बेचैन कर दिया और हॉल में आगे पीछे चलने लगे और गुस्से से डांटते हुए कहा, यह किन यांग वास्तव में पागल है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? यूनक्सियाओं ने हंसते हुए कहा, यह समझना मुश्किल नहीं है। उन्होंने सिंहासन के लिए इतने वर्षों तक इंतजार किया था और आखिरकार इंतजार खत्म हो रहा है। लेकिन इस समय प्रिंस यू अचानक खड़े हो गए और संतुलन को झुकाते हुए स्थिति को उलटना शुरू कर दिया। इससे निश्चित रूप से वह पागल हो गए। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह जोखिम लेंगे। किन यू ने गुस्से में कहा, मेरा बड़ा भाई बहुत स्वार्थी है। वह अपनी इच्छाओं के लिए पूरे राज्य की सुरक्षा की उपेक्षा कैसे कर सकता है? अगर वह वास्तव में सिंहासन चाहता है तो मैं उससे नहीं लड़ूंगा। इस प्रकार की धार्मिक बातें बाहरी लोगों के सामने तो कही जा सकती थीं, लेकिन यहां उपस्थित सभी लोग बूढ़े लोमड़ी थे। उनके सामने ऐसी बात कहना किन यू की अपरिपक्वता को दर्शाता है। मंत्रियों में से एक ने चापलूसी करने का अवसर लेते हुए कहा, महामहिम को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों और दुनिया के लिए महामहिम का प्यार दर्शाता है कि आप एक अच्छे राजा होंगे। यदि सिंहासन किन यांग ने ले लिया तो हमारे राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और लोग पीड़ित होंगे। अपने प्रिय लोगों के लिए महामहिम को 2 बार सोचना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। बोलते समय उसने अपनी आस्तीन से कुछ आंसू भी पोंछे, जैसे कि वह लोगों के भाग्य के बारे में चिंतित हो और उनकी ओर से भीख मांग रहा हो। किन यू ने सिर हिलाया और कहा, आपकी बात सही है लॉर्ड जू। ऐसा लगता है कि मुझे अपने लोगों की खातिर किन यांग से लड़ना होगा, भले ही मैं मर जाऊं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ली चुन्यांग पहले से ही झुंझलाहट में था और जब उसने ये चापलूसी भरे शब्द सुने तो वह और भी क्रोधित हो गया। चूंकि लॉर्ड जू राज्य और लोगों के बारे में बहुत चिंतित हैं, इसलिए मैं आपको 3 लाख सैनिक उपलब्ध कराऊंगा और आप कुंजिन को बचाने के लिए उनका नेतृत्व करेंगे, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। लॉर्ड जू का चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत अवाक रह गए। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और हकलाने लगे। बाई माओ, जिन्होंने काफी देर तक कुछ नहीं बोला था, अचानक बोली, युवा मास्टर यू, क्या आपके पास कोई अच्छी योजना है? अपनी युवावस्था के बावजूद यूनक्सियाओ उनकी टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उभरे थे। इसके अलावा बाई माओ ज्योतिष और भविष्यवाणी में अच्छी थी और उसका दृढ़ विश्वास था कि किन यू के सिंहासन के दावे की कुंजी यूनक्सियाओ के पास है। इसके अलावा स्थिति का विकास तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा था जो उसने सितारों से देखा था। जैसे ही उसने सवाल पूछा, हर कोई शांत हो गया और उनकी नजर यूनक्सियाओ पर पड़ी। किन यू के आसपास के मंत्री तिरस्कारपूर्ण और उदास थे। उन्होंने सोचा कि यह ली चुन्यांग द्वारा रखा गया एक शो होगा क्योंकि वह अपने पोते को विकसित करना चाहते थे, साथ ही किन यू के सामने अपने पोते के वजन और क्षमता को उजागर करना चाहते थे। ऐसा करने से यूनक्सियाओ भविष्य में योगदान देने में सक्षम होगा, जिससे उनका परिवार समृद्ध होता रहेगा। यूनक्सियाओ ने इन मंत्रियों के चेहरे पढ़ लिए थे, इसलिए उसने उपहास करते हुए कहा, मेरे पास एक योजना है,
लेकिन यहाँ बहुत सारे कान हैं। किन यू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फिर भी हाथ हिलाया और दूसरों को उन्हें अकेला छोड़ने का संकेत दिया। मंत्री स्तब्ध थे और अप्रसन्न दिख रहे थे, जबकि लॉर्ड जू ने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ हम सभी महामहिम के करीबी सहयोगी हैं। युवा मास्टर यू, ऐसा कहकर आप हम पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? यूनक्सियाओ ने उस पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली और कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर बहुत अधिक भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ली यूनक्सियाओ, आप हमारा अपमान कर रहे हैं और महामहिम का अनादर कर रहे हैं। यदि आप यह गारंटी देने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने का साहस करते हैं कि आज मैं जो कुछ भी कहूंगा वह बाहर नहीं जाएगा, तो आप रुक सकते हैं। यूनक्सियाओ की ठंडी निगाह दूसरों पर पड़ी और उसने कहा, आप भी हैं। जो कोई भी रुकना चाहता है, अपना सिर अपनी बेल्ट पर लटकाने के लिए तैयार रहें। यदि आप में साहस है तो आप रह सकते हैं। जैसे ही यूनक्सियाओ की नजर लॉर्ड जू पर पड़ी, उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे बर्फ की तलवार ने उसके दिल में छेद कर दिया हो, जिससे उसका ठंड से लगभग दम घुटने लगा हो। उसने गहरी सांस ली, लेकिन अभी भी ठंड से कांप रहा था, जिससे उसका दिल दहशत से भर गया। अन्य मंत्रियों को भी ऐसा महसूस हुआ मानो बर्फीली हवा का झोंका उनके चेहरों पर बहकर उनके दिलों को ठंडा कर रहा हो। आखिर यह ली यूनक्सियाओ कौन है? उसकी इतनी बर्फीली चमक क्यों है? क्या मजाक है? हमें यह गारंटी देने के लिए अपने दिमाग का उपयोग क्यों करना चाहिए कि वह आज जो कुछ भी कहता है वह बाहर नहीं जाएगा? कोई भी अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था और किसी ने भी यूनक्सियाओ की ठंडी और तेज आंखों को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। एक के बाद एक सभी मंत्री उदास चेहरों के साथ हॉल से बाहर चले गए। किन यू ने जल्दी से कहा, मेरी प्रिय प्रजा, आप सभी ने दिन भर कड़ी मेहनत की है। कृपया आराम करने के लिए मेरे आवास में ड्रंकन फ्लावर हॉल में जाएं। कोई मेरे आवास में सर्वश्रेष्ठ गायकों और संगीतकारों को ड्रंकन फ्लावर हॉल में लाए और मेरी प्रिय प्रजा को सर्वोत्तम जलपान और चाय भी परोसें। उनके भावी सम्राट के रूप में किन यू इस समय किसी भी परिस्थिति में सभी के दिलों को ठंडा नहीं कर सकते। उसे पता था कि कब किसे इस्तेमाल करना है। अतीत में किन यांग और उनके सभी झगड़े गुप्त थे, इसलिए उन्हें आलोचना करने और उनकी वैधता के लिए लड़ने के लिए नागरिक मंत्रियों के इस समूह की आवश्यकता थी। हालांकि अब जब उनके बीच का संघर्ष धीरे धीरे सतह पर आ रहा है, तो उसे मजबूत ताकतों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए ये परिवार का वजन इस समय उपस्थित अन्य सभी लोगों के वजन से अधिक हो गया था। जल्द ही किन यू और बाई माओ के साथ हॉल में केवल यूनक्सियाओ, जी मिंग, जियारोंग और ली चुनियांग बचे थे। युवा मास्टर यू, क्या आप हमें अभी अपनी योजना बता सकते हैं? या क्या आप चाहते हैं कि मैं भी चला जाऊं? बाई माओ ने हंसते हुए पूछा। यूनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, आप वास्तव में चुटकुले सुना सकते हैं कमांडर बाई। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी और गंभीरता से कहा, मेरी योजना दोनों पक्षों पर विचार करने की है। किन यू की आंखों में निराशा की झलक दिखी, लेकिन उसने तुरंत इसे छुपा लिया। उन्होंने आह भरते हुए कहा, मैंने दोनों पक्षों पर विचार करने के बारे में सोचा है, लेकिन हमारी जनशक्ति सीमित है। यदि ड्यूक जिंगगो राजधानी में नहीं है, तो मुझे अपने बड़े भाई से लड़ने के लिए किन ताकतों का सामना करना पड़ेगा? ली चुनियांग ने भी भौहें चढ़ाकर कहा, आप जानते हैं कि महामहिम अब हमारे परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सेना में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण पदों को किन यांग के लोगों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और मेरे कुछ पूर्व अधीनस्थों को या तो पदोन्नत कर दिया गया है या पदावनत कर दिया गया है, जिससे वे अपनी सैन्य शक्ति से वंचित हो गए हैं। इसके अलावा अगर कुंजिन वास्तव में घिरा हुआ है, तो उन्हें बचाने में सक्षम एकमात्र 5 लाख सैनिकों वाली केंद्रीय सेना है। केंद्रीय सेना के उल्लेख पर किन यू का चेहरा अचानक उदास हो गया। ली चुनियांग ने आगे कहा, लेकिन केंद्रीय सेना के कमांडर इन चीफ कोई और नहीं बल्कि किन यांग हैं। हालांकि केंद्रीय सेना के गुट जटिल हैं और वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बचाव के लिए सेना भेजना असंभव लगता है। इसके अलावा महामहिम अब कमजोर स्थिति में हैं,
इसलिए भले ही वह सैनिकों को जुटाने का आदेश देते हैं, मुझे चिंता है कि जब तक मैं खड़ा नहीं होता और मदद की गुहार नहीं लगाता, किन यांग उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे। अपनी प्रतिष्ठा के साथ हम कुछ को भर्ती करने में सक्षम हो सकते हैं, विभिन्न सेनाओं से मेरे पूर्व अधीनस्थ। किन यू ने जल्दी से कहा, ड्यूक जिंगगुओ, आपको राजधानी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरी योजना पूरी तरह आप पर निर्भर करती है। युंगसियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी, आपको राजधानी में ही रहना चाहिए। मुझे बचाव के लिए जाने दीजिए। ली चुनयान ने आश्चर्य से कहा, आप? उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। भले ही मैं अपने कुछ पूर्व अधीनस्थों को भर्ती कर सकता हूं, लेकिन ये सभी लोग अनियंत्रित हैं और उन्हें वश में करना मुश्किल है। कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक कि मैं व्यक्तिगत रूप से सैनिकों का नेतृत्व नहीं करता। बाई माओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, युवा मास्टर यूं अभी भी बहुत छोटा है। भले ही ड्यूक जिंगगुओ अपने कुछ पूर्व अधीनस्थों को भर्ती कर सकता है, लेकिन संख्या और युद्ध प्रभावशीलता बहुत सीमित होनी चाहिए। अगर कुंजिन को वास्तव में कुछ होता है तो ऐसे सैनिक कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे। भीड़ के उदास चेहरों को देखकर युनक्सियाओं ने हंसते हुए कहा, लगता है आप 3 लोगों को भूल गए हैं। अध्याय 69, 3 आदमी। किन यू चौंक गया और उसने झट से पूछा, 3 आदमी? कौन से 3? बाकी लोग भी हैरान रह गए और उन्होंने ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। युनक्सियाओं ने एक उंगली उठाई और कहा, पहला आदमी सेना का कमांडर होगा। स्वाभाविक रूप से मैं उन सैन्य बड़े शॉट्स से आश्चर्यचकित होने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरे दादाजी के अलावा एक और आदमी है जो ऐसा कर सकता है। वह थोड़ी देर के लिए रुके और मुस्कुराए, फिर बोले, हालांकि मैं अभी तक उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह मेरे साथ रहेगा और समय पर औषधीय गोलियां लेगा, वह निश्चित रूप से अपने चरम पर लौट सकता है। हैरान होकर ली चुनयान ने प्रसन्नता से कहा, क्या आपने वास्तव में कोई समाधान ढूंढ लिया? युनक्सियाओं ने सिर हिलाया और कहा, मैंने कुछ रहस्यमयी आग की गोलियों को परिष्कृत किया है जो अस्थायी रूप से उसके शरीर में ठंडे जहर को दबा सकती हैं। अपनी आंतरिक चोट को ठीक करने के लिए शुद्ध यांग ऊर्जा का उपयोग करके वह सामान्य समय के दौरान पूरी तरह से अपने चरम पर लौट सकता है। ली चुनयान की आंखें लाल थीं और उन्होंने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, बढ़िया। किन यू मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? युनक्सियाओं ने हंसते हुए कहा, वह चेन दाशेंग है जिसने सीमा खोलने के लिए मेरे दादा का अनुसरण किया था और बैजान में 3000 मील की भूमि को आग लगा दी थी और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें झोंगयोंग के ड्यूक के रूप में सम्मानित किया गया था। ड्यूक ऑफ झोंगयोंग, चेन दाशेंग आश्चर्यचकित होकर किन यू ने कहा, क्या वह मर नहीं गया? क्या वह पिछली रैंकिंग लड़ाई में नहीं मरा? ली चुनयान की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने कहा, मेरे आसपास के लोगों से छुटकारा पाने के लिए महामहिम ने चेन दाशेंग को उस शापित रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने के लिए भेजा था। वह बाल बाल बचकर राजधानी लौट आए, लेकिन उनके आगमन की रात घात लगाकर हमला किया गया। अगर मुझे समय पर पता नहीं चलता तो उनकी मृत्यु हो गई होती। इसके अलावा उन्हें ड्यूक झोंगयोंग से सम्मानित करने के बाद महामहिम ने उनके परिवार का खिताब एक रैंक से कम कर दिया। हे किन यू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके माथे से ठंडे पसीने के निशान निकल रहे थे क्योंकि उसने ली चुनयांग के शरीर से निकलने वाली ठंड को महसूस किया और भयानक हंसी सुनी। मेरे पिता कितने मूर्ख हैं। वह एक वफादार और महत्वपूर्ण मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो मैं निश्चित रूप से चेन परिवार का खिताब बहाल करूंगा, उसने जल्दी से कहा। ली चुनयान ने ठंडी खर्राटे लेते हुए कहा, बाद में मैंने दाशेंग की जगह एक मौत की सजा पाए कैदी को रख लिया और दुनिया को बताया कि वह मर चुका है। वास्तव में वह मेरे आवास के भीतर गुप्त कक्ष में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह और भी कमजोर हो गया है। बाई माओ की आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी। क्या जनरल चेन की चोट और कमांडर जियो की? हाँ, ली चुनयान ने धीमी आवाज में कहा, उनकी चोटें यी जियाओशान की बर्फ ऊर्जा के कारण हुई।
किन यू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुशी से कहा, चूंकि ड्यूक झोंगेयोंग वापस आ सकता है, इसलिए उसे कमांडर इन चीफ होना चाहिए। यूनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, कमांडर बाई, चूंकि आप जानते हैं कि ज़्योक विंगवांग को भी बर्फ की ऊर्जा के कारण आंतरिक चोटें लगी थीं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं वह कौन है ना? युवा मास्टर युन, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पास बर्फ की ऊर्जा को दबाने का कोई तरीका है, बाई मौ ने धीरे से कहा। कमांडर जियो, आपके पीछे आने से आपका बचाव अभियान स्वाभाविक रूप से निर्बाध हो जाएगा। लेकिन मैं अब बहुत उत्सुक हूं। जनरल चेन और कमांडर जियो की मदद से कुंजिन का आपका बचाव निश्चित रूप से सफल होगा। इस मामले में तीसरा आदमी कौन होगा? युंगसियाओ ने शांति से कहा, यह तीसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रिंस यू का शिक्षक मार्शल किंग झोंगलिशान है। किन यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, असंभव। हालांकि शिक्षक झोंग मेरा समर्थन करते हैं, लेकिन वह कभी भी राज्य के मामलों में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके आगे आने की संभावना नहीं है जब तक कि बैजान की सेना राजधानी के द्वार पर न हो। मैं उसे आगे आने के लिए नहीं कह रहा हूं। महामहिम, क्या आप 60 साल पहले तियानशुई में हुई आपदा को भूल गए हैं? तुम्हारा मतलब है 60 साल पहले तियानशुई के वर्तमान राजा किन झेंग केवल एक राजकुमार थे। उस समय दक्षिण में विद्रोह हो रहा था। विद्रोही पहले ही राजधानी के द्वार पर आ चुके थे और पूरी राज्य सेना प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ होकर हार गई थी। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जियालन अकादमी के तत्कालीन डीन ने छात्रों को एक छात्र सेना बनाने और विद्रोहियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने न केवल राजधानी में संकट को बचाया, बल्कि विद्रोही सैनिकों को दक्षिण में वापस भेज दिया और अंततः उनका सफाया कर दिया। उस समय से किन झेंग के पिता तत्कालीन राजा ने छात्रों के समूह को राज्य के संरक्षक की उपाधि से सम्मानित किया। यह राज्य के संरक्षकों की उत्पत्ति थी। यूनक्सियाओ ने कहा, अभी छुट्टियों का मौसम है और अकादमी ने पहले से ही छात्रों को अवकाश प्रशिक्षण मिशन के लिए साइन अप करने के लिए संगठित करना शुरू कर दिया है। महामहिम को पता होना चाहिए कि अकादमी के पिछले मिशन कुंजिन को बचाने से कम खतरनाक नहीं थे। यदि इस मिशन को कुंजिन को बचाने के लिए बदल दिया जाता है और इनाम दोगुना हो जाता है। अच्छा विचार। किन यू बहुत खुश था। युवा मास्टर यू, आप वास्तव में साधन संपन्न हैं। यदि हम अकादमी के छात्रों को संगठित कर सकें तो हमारे पास बड़ी संख्या में मार्शल मास्टर्स, योद्धा और प्रशिक्षु योद्धा होंगे। ऐसी सेना 100 गुना अधिक मजबूत दुश्मन से भी लड़ने के लिए पर्याप्त है। पिछले कुछ वर्षों में तियानशुई के लगभग सभी विशेषज्ञ जियालन अकादमी से आए हैं। महामहिम छात्रों को व्यक्तिगत रूप से संगठित कर सकते हैं और सभी योद्धाओं को आपके पास ला सकते हैं। वे राज्य के भविष्य के स्तंभ हैं। इतना ही नहीं, उनका नेतृत्व अकादमी के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा और हम सभी जानते हैं कि सबसे कमजोर शिक्षक भी महान मार्शल मास्टर हैं। इसके अलावा अगर हम ज़्योक विंगवांग और चेन दाशेंग में बर्फ की ऊर्जा को दबाना चाहते हैं तो लुओ युनशांग को भी सेना के साथ जाना होगा। आखिरकार वह एक वास्तविक मार्शल लॉर्ड है। यूनक्सियाओ ने जो कहा उसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। उनका यह कदम वाकई शानदार था। इस पद्धति के माध्यम से उन्होंने न केवल उनके लिए हवा से एक मजबूत सेना ढूंढी, बल्कि राज्य के सभी भविष्य के स्तंभों को किन यू की कमान के तहत रखा। बाई माओ की आंखें चमक उठीं और उसने अनुमोदन करते हुए कहा, छात्र सेना के कमांडर के रूप में लुओ युनशांग के साथ उनकी ताकत राज्य अभिभावकों की पहली इकाई की तुलना में अधिक मजबूत है। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, ज़्योक विंगवांग का राज्य संरक्षकों पर नियंत्रण लगभग न के बराबर है क्योंकि उनकी चोट अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही है। गाओ फेंग की पहली इकाई अब प्रिंस किन यांग का समर्थन कर रही है, कमांडर बाई की तीसरी इकाई महामहिम का समर्थन कर रही है, जबकि अन्य 3 इकाइयों के अपने विचार हैं। लेकिन जब तक ज़्योक विंगवांग वापस आता है, 5 इकाइयों में से कौन उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा? महामहिम, केवल 3 के साथ तियानशुई में मार्शल किंग्स आपके पक्ष में हैं। आप कैसे असफल हो सकते हैं?
तीन मार्शल राजा किन यू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, तीसरा कौन है? बाई मो की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने ली चुनयान को डरावनी दृष्टि से देखा और चिल्लाकर बोली, क्या ड्यूक जिंदगो है? हाँ हाँ, ली चुनयान जोर से हंस पड़े। हाँ, तीसरा मार्शल किंग मैं हूँ। मैं पहले ही 5 तत्वों के दायरे में कदम रख चुका हूँ। उसने यूनक्सियाओ को प्रशंसा से भरे चेहरे और अत्यधिक संतुष्टि से भरे दिल से देखा। उनके इस पोते द्वारा सामने रखे गए सभी विचार प्रतिभाशाली थे। उसे ऐसा लग रहा था कि सिंहासन के इस खेल का अंतिम विजेता किन यू ही होगा। उपस्थित सभी लोग तब तक हैरान रह गए जब तक कि किन यू ने जल्दी से झुककर बड़ी खुशी से नहीं कहा, बधाई हो ड्यूक जिंदगो। बाकियों ने भी अनादर करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि युंगसियाओं को छोड़कर वे सभी खड़े हो गए और ली चुनयान को प्रणाम किया। 5 तत्वों के क्षेत्र का एक मार्शल राजा एक राज्य की सर्वोच्च लड़ाकू शक्ति था। वह सबसे ऊपर था और जब वे मिलते थे तो राजा को सलाम करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। इसके बजाय राजा को प्रत्येक मार्शल राजा के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना होगा। हाँ हाँ, समारोह में खड़े न हो। ली चुनयांग अपने पोते को इतना साहसी और साधन संपन्न देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपनी ताकत को अब और नहीं छिपाने का फैसला किया और उसकी आभा एक पल में ही फूट पड़ी। उपस्थित सभी लोगों को तुरंत एक गुरु की तरह एक परम आभा अपने दिलों पर महसूस हुई। युंगसियाओं को छोड़कर सभी का दिमाग हिल गया। उपस्थित सभी लोगों में से बाई माओ और जी मेंग का साधना आधार सबसे मजबूत था, इसलिए उनकी भावनाएं भी सबसे गहरी थीं। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि ली चुनयांग एक वास्तविक मार्शल राजा था। किन यू को ऐसा लगा मानो पाई का एक टुकड़ा अचानक आसमान से गिर गया हो और उसे लगभग बेहोश कर दिया हो। जैसे ही वह यूनक्सियाओं के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया, वह जोर से हंसने लगा। यंग मास्टर यूं, उन्होंने दयालुता से कहा, आप वास्तव में मेरे जीवन के दाता हैं। अगर मैं भविष्य में सिंहासन पर चढ़ सकता हूं तो यह आपके कारण ही होगा। आज मैं आपके साथ शपथ ग्रहण करने वाला भाई बनना चाहूंगा। अब से हम अच्छे और बुरे को एक साथ साझा करेंगे। आप क्या सोचते हैं? ली चुनयांग की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि किन यू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक मार्शल किंग बन गया था। फिर भी यदि यूनक्सियाओ भविष्य के राजा का शपथ ग्रहण भाई बन सकता है तो ली परिवार स्वाभाविक रूप से भविष्य में गौरव से नहा जाएगा। बाई मौ ने भी थोड़ा सिर हिलाया। वह किन यू के दृष्टिकोण से सहमत थी क्योंकि युंगसियाओ वास्तव में सम्मान पाने लायक प्रतिभा थी। स्तब्ध होकर यूनक्सियाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अजीब तरीके से कहा, यह हम बाद तक इंतजार करेंगे तो बेहतर होगा। क्या? सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है क्योंकि उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके कान खड़े हो गए। किन यू मौके पर ही जम गए। एक राजकुमार और एक राज्य के भावी राजा के रूप में वह एक किशोर के साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनना चाहते थे, जो एक बड़ा सम्मान था और दुनिया भर में उनकी करोड़ों प्रजा ने सपने में भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन उसे मना कर दिया गया। वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और मूर्खतापूर्वक वहीं खड़ा रहा। जिया रोंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यूनक्सियाओं के लिए उसकी प्रशंसा अपने चरम पर पहुंच गई थी और वह मन ही मन चिल्ला रहा था, यंग मास्टर युन वास्तव में मेरे आदर्श हैं। थोड़ी देर की उलझन के बाद जी मेंग की आंखें भी प्रशंसा से भरी थीं। जहां तक ली चुनयांग की बात है, एक पल की अनुपस्थिति के बाद उनकी आंखों में खुशी और गहरी हो गई। इस समय उन्हें अंततः पता चला कि एक छोटा तियानशुई उनके पोते को नहीं रख सकता। यह लड़का पहले भी इतनी गहराई से छिपता रहा है। मुझे लगता है कि उसके मन में पहले से ही तियानशुई छोड़ने का विचार आ चुका है, इसलिए वह यहाँ की बातों को दिल पर नहीं लेता है। अब हालात के दबाव के कारण वह अपनी असली काबिलियत दिखाने को मजबूर है। यदि सत्ता परिवर्तन जैसी बड़ी घटना नहीं होती तो यह लड़का हर समय मुख बना रहता है न? बाई माओ निकल गई और किन यू के बचाव के लिए दौड़ी। यंग मास्टर यूं का दिल वास्तव में राज्य के मामलों पर केंद्रित है। अब आंतरिक और बाहरी परेशानियों का समय है और हमें व्यक्तिगत सम्मान और अपमान पर विचार नहीं करना चाहिए।
कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम यंग मास्टर यू के साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि महामहिम के सिंहासन पर बैठने के बाद आपके लिए शपथ भाई बनना बेहतर है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं? यह कहते हुए किन यू का चेहरा चमक उठा। कमांडर बाई सही कह रहे हैं। युवा मास्टर यू वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है और मैं बहुत अधीर था। मैं घोषणा करूंगा कि मेरे राज्यारोहण के दिन हम शपथ ग्रहण भाई बन जाएंगे। सभी ने राहत की सांस ली। आखिरकार स्थिति आसान हो गई और उनके लिए इसे ऐसे लेना बेहतर था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। इस तरह किन यू को बहुत अपमानित महसूस नहीं होगा। हालांकि यूनक्सियाओं ने इस समय अचानक भौहें चढ़ा दीं और कहा, परिग्रहण का दिन? मुझे लगता है कि इसे भूल जाना बेहतर है। उसने आह भरी और फिर कहा, मुझे अकेले रहने की आदत है और दूसरों के साथ भाई बनने की आदत नहीं है। मैंने कभी किसी के साथ भाई बनने के बारे में नहीं सोचा है, इसलिए इसका दोबारा जिक्र न करें। अध्याय 70 प्रत्युपाय। काउंसिल हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। यूनक्सियाओं के बोलने के बाद सभी के जबड़े झुक गए और उनकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। वे सभी पूरी तरह से स्तब्ध थे। स्वर्ग? क्या उसका दिमाग षड्यंत्रों से भरा है? भले ही वह वास्तव में महामहिम का सौतेला भाई नहीं बनना चाहता, उसे इस तरह एक राजकुमार का खंडन करने की जरूरत नहीं है ना? आखिरकार राजाओं और दरबारियों के बीच एक अंतर है। महामहिम सम्राट हैं और वे दरबारी हैं। दरबारी को एक प्रजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जब महामहिम ने ऐसा कहा है तो वे इस अजीब स्थिति से खुद को कैसे बाहर निकालेंगे? यहाँ तक कि बाई माओ भी स्तब्ध थी और नहीं जानती थी कि स्थिति को कैसे आसान बनाया जाए। खांसी, खांसी। काले चेहरे के साथ ली चुन्यांग ने कुछ बार खांसी और फिर चिल्लाया, सौभाग्य से तुम लड़के को अपने बारे में स्पष्ट अनुमान है और तुम जानते हो कि तुम एक दरबारी के रूप में सम्राट के शपथ भाई बनने के योग्य नहीं हो। हालांकि महामहिम आपके बारे में बहुत सोचते हैं, तुम्हें बस एक दरबारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाना है। जब तुम छोटे थे तो एक सम्राट और दरबारी के तरीके को सिखाने में तुमने मेरा समय बर्बाद नहीं किया है। किन यू ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, युवा मास्टर यूं वास्तव में विशेष है, ड्यूक जिंगगुओ का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, एक छाया तेजी से उसकी आंखों में चमक उठी। उपस्थित सभी लोग एक विशेषज्ञ थे और यहाँ तक कि जियारोंग, जिसके पास सबसे कमजोर ताकत थी, के पास एक असाधारण दिव्य भावना थी, इसलिए उन सभी ने इसे देखा। ली चुन्यांग और जी मेंग दोनों मन ही मन यूनक्सियाओं को लेकर थोड़े चिंतित थे। बाई माओ भी चिंतित थी, लेकिन वह किन यू के बारे में चिंतित थी। आखिरकार उसकी भविष्यवाणी से पता चला कि यूनक्सियाओं की नियति बेहद जटिल थी और यहाँ तक कि उसकी रहस्यमय तकनीक भी कुछ पता नहीं लगा सकी। दूसरी ओर हालांकि किन यू का भाग्य एक सम्राट जैसा था, उसे इसे वास्तविकता बनाने के लिए यूनक्सियाओं से मिलना होगा। यदि आज जो कुछ हुआ उसके प्रति वह द्वेष रखता है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में अपने लिए दुर्भाग्य लाएगा। इस बीच जियारोंग मन ही मन हंसता रहा। यूनक्सियाओं के लिए उनकी प्रशंसा एक उफनती नदी की तरह थी, अंतहीन और नियंत्रण से बाहर। निःसंदेह यूनक्सियाओं के विचार बहुत सरल थे। वह कौन था? वह वैंक्विशर मार्शल सॉवरेन गु फेयांग था। आज की दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या जो उसके साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनने के योग्य थे, उंगलियों पर भी नहीं गिन सकते थे। यहाँ तक कि महान साम्राज्यों के सम्राटों को भी इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। कुछ राज्यों के राजकुमारों की तो बात ही छोड़ दें। किन यू को सिंहासन पर चढ़ने में मदद करना कुछ ऐसा था जो वह अपनी साधना के दौरान आसानी से करता था। यदि वह अच्छे मूड में नहीं होता तो वह किन यांग का समर्थन करने के लिए हमेशा पाला बदल सकता था। उनके लिए एक छोटे राज्य का राष्ट्रीय भाग्य कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने अपने पिछले जीवन में दुनिया पर सर्वोच्च शासन किया, यदि यह उनके शिष्य यांगदी, जो तियानशुई से नहीं थे, के लिए नहीं थे, तो उन्हें शायद पता नहीं चलता कि महाद्वीप पर ऐसा कोई राज्य था। यूनक्सियाओं को स्वाभाविक रूप से पता था कि हर कोई क्या सोच रहा है, लेकिन मार्शल आर्ट के लिए उसका दिल मजबूत था।
उन्होंने भीड़ को अपनी आंखों से देखा और कहा, तैरती जिंदगी का सम्मान और अपमान सब धूल है। जीवन कोहरे की तरह है। केवल मार्शल आर्ट ही शाश्वत है। उनकी टिप्पणी हर शब्द में शानदार थी, उपस्थित सभी लोगों के दिलों में हथौड़े की तरह। ऐसा लग रहा था कि हर किसी ने उसकी बातों से कुछ न कुछ पकड़ लिया है, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाए। यहाँ तक कि किन यू और जियारोंग, जिनके पास सबसे कमजोर ताकत थी, ने महसूस किया कि उनका खून तेजी से दौड़ रहा है और उनका दिल तेजी से धड़क रहा है, और जिस तरह से उन्होंने यूनक्सियाओं को देखा वह एक बार फिर बदल गया। इस समय किन यू को अचानक महसूस हुआ कि सिंहासन के लिए उनका संघर्ष पूरी तरह से महत्वहीन था। उसकी पुतलियां चौड़ी हो गई थीं और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी खाली दिख रही थी। जी मेंग ने बार बार खुद से कहा, तैरते जीवन का सम्मान और अपमान सभी धूल हैं। जीवन कोहरे की तरह है। केवल मार्शल आर्ट ही शाश्वत हैं। अचानक उसके दिमाग में एक एहसास आया जो उसके दिमाग में रोशनी की तरह फूट पड़ा। फिर 4 अलग अलग शक्तियां उसके डेंटियन से बाहर निकलने लगीं और उसके शरीर में 4 मुख्य मध्याह्न रेखा के साथ प्रवाहित होने लगीं। शक्तियां नीली, लाल, सफेद और काली, प्रत्येक ने एक चतुर्थांश का प्रतिनिधित्व किया। अंत में एक नई ऊर्जा बनाने से पहले उसके अंदर के मेरिडियन के हर इंच को धोया और फिर से अपने डेंटियन में लौट आई। काउंसिल हॉल में सभी ने जी मेंग के साथ हो रही असामान्य घटना को देखा। उसके सिर से प्रकाश की 4 धारें, प्रत्येक अलग अलग रंग की, निकल रही थीं और उसके चारों ओर प्राकृतिक प्राइमर्डियल क्यूई भी प्रभावित हो रही थी, जो अलग अलग रंगों को प्रतिबिंबित कर रही थी। कुछ क्षण बाद वे सभी उसके शरीर में आ गए और तभी यह घटना गायब हो गई। मार्शल भगवान! बाई मो की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह सदमे में चिल्ला उठी, कमांडर जी एक मार्शल लॉर्ड बन गए हैं। उसके दिल में एक बड़ी लहर उठी और वह भयभीत होकर यूनक्सियाओं की ओर देखने लगी। आधे महीने पहले जब जी मेंग ने यूनक्सियाओं को सौंप दिया था, वह सिर्फ 7 सितारा मार्शल मास्टर था। वह इतने कम समय में मार्शल लॉर्ड्स के दायरे को तोड़ने में कैसे कामयाब रहा? पूरी तरह से समझ से बाहर और अविश्वसनीय गति ने बाई माओ का मुंह खुला का खुला रह गया और वह असमंजस में खड़ी थी। ली चुन्यान को यह नहीं पता था, लेकिन वह आश्चर्यचकित भी थे क्योंकि उन्होंने कहा था, जब मैं मार्शल लॉर्ड्स के दायरे में पहुंचा तो मैंने 6 महीने एकांत में बिताए और सफल होने के लिए मुझे हजारों औसत दर्जे के प्रिमोर्डियल स्टोन्स के साथ साथ अनगिनत औषधीय गोलियां भी लेनी पड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लड़का एक क्षण में एक एपिफेनी के कारण बाधा को तोड़ सकता है। आपकी किस्मत वास्तव में अद्भुत है। भाग्य? जी मेंग मन ही मन मंद मंद मुस्कुराए। बिल्कुल नए क्षेत्र ने मार्शल आर्ट के प्रति उनके दिल को मजबूत किया। उसने यूनक्सियाओं को कृतज्ञ दृष्टि से देखा और फिर उसे गहराई से प्रणाम किया। यूनक्सियाओं ने शांति से अपना धनुष स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी नीति है। मैं जियारोंग से आपको 10,000 पक्षियों की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहूंगा ताकि आप जल्द से जल्द मार्शल किंग्स के दायरे में प्रवेश कर सकें। आपका वर्तमान खेती का आधार आपके लिए मेरा दाहिना हाथ बनने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। जी मेंग एक पल के लिए रुके और फिर गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ यंग मास्टर यूं। एक मार्शल लॉर्ड के लिए उसका दाहिना हाथ बनना मुश्किल से ही काफी था। सबका चेहरा काला पड़ गया। हालांकि वे यूनक्सियाओं की वास्तविक स्थिति नहीं जानते थे, केवल जी मेंग और जियारोंग को उसकी बातों पर कोई संदेह नहीं था। किन यू हैरान रह गया और साथ ही उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक भी दिखाई दी। एक राजकुमार के रूप में बाई माओ एकमात्र मार्शल लॉर्ड थी जो उसका अनुसरण करती थी और यहाँ तक कि वह उसकी अधीनस्थ भी नहीं थी। किसी भी स्थिति में वह भी बहुत खुश हुआ और कहा, अब जब हमारे शिविर में एक और मार्शल लॉर्ड है तो हमारे जीतने की संभावना और भी बेहतर है। मैं अब अपने शिक्षक को देखने के लिए जियालन अकादमी जाऊंगा। यूनक्सियाओं ने सिर हिलाया और कहा, चलो अब और देर न करें। मैं अब अपने दादाजी के साथ घर जाऊंगा। जी मेंग जाओ और जियो क्विंगवांग को मेरे पास लाओ। जियारोंग जाओ और लुओ युनशान को ले आओ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो, तुम्हें उसे आमंत्रित करना होगा।
ली चुनयान ने अपनी मुट्ठियां एक साथ तोड़ दी और उत्साह से कहा, मैं कल अदालत में कुंजिन को बचाने के लिए केंद्रीय सेना भेजने का अनुरोध करूंगा। आइए महामहिम के रवैये को देखें। भले ही वह मना कर दें, मुझे कम से कम उनसे तैनाती का आदेश मिलेगा। सेना का नेतृत्व करने वाले दाशेंग और क्विंगवांग के साथ भले ही बैजान यी जियाओशान को हमसे लड़ने के लिए भेजता है, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। चर्चा के बाद हर कोई अपने कार्यों को पूरा करने के लिए चला गया और यूनक्सियाओ ली चुनयान के पीछे ली परिवार में वापस चला गया। किन यांग के आवास पर एक गुप्त परिषद कक्ष में क्रोध के आवेश में किन यांग ने एक अनमोल ड्रैगन कुर्सी को हथेली से टुकड़े टुकड़े कर दिया और दहाड़ते हुए कहा, आपके पास 3 मार्शल लॉर्ड्स थे जबकि उनके पास केवल एक था। आपके पास 30 मार्शल मास्टर्स थे जबकि उनके पास केवल 20 थे। और आपके पास सेना के 50 से अधिक सर्वश्रेष्ठ क्रॉसबोमैन थे। हालांकि आप में से केवल 4 ही मुझे देखने के लिए वापस आए हैं। गुस्से से कांपते हुए उसने ली की ओर इशारा किया, जिसका चेहरा पीला था, और चिल्लाया, तुम मुझे यह कैसे समझाना चाहते हो, अरे गुलाम। गाओ फेंग का चेहरा भी बहुत भद्दा था क्योंकि उन्होंने उदास भाव से कहा, मेरी पहली इकाई के लोग लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। वे मेरे सबसे अच्छे योद्धा थे। यह आप ही थे जिन्होंने कहा था कि यह मिशन फुल प्रूफ था और यह न केवल किन यू के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि उसके आसपास के बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भी खत्म कर सकता है। यही कारण है कि मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुआ। अब परिणाम देखें। मैं बाई मो को नियंत्रण में रखने में कामयाब रहा, लेकिन आपने क्या किया? कैसे? क्या आप मेरे 30 से अधिक योद्धाओं और हमारे 50 से अधिक सर्वश्रेष्ठ क्रॉसबोमेन के जीवन की कीमत चुकाना चाहते हैं? ली यी शर्म और आक्रोश से भर गई। अपने घाव को देखते हुए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह सब ली यूनक्सियाओ और जी मेंग के कारण हुआ था। जी मेंग ने मेरे 2 वरिष्ठ भाइयों को उलझा दिया था और ली यूनक्सियाओ ने मेरी एक बाह काट दी थी। अगर यह उनके लिए नहीं होता तो मेरी योजना सफल हो जाती। क्या मैंने वह बात सही सुनी? किन यांग ने गुस्से में कहा, जी मेंग सिर्फ एक 7 सितारा महान मार्शल मास्टर है जबकि आपके 2 वरिष्ठ भाई दोनों मार्शल लॉर्ड्स हैं। वह एक ही समय में 2 मार्शल लॉर्ड्स से कैसे लड़ सकता है? वह ली यूंगसियाओ केवल एक योद्धा है और आप एक महान मार्शल मास्टर हैं। वह आपकी बाह काटने की क्षमता कैसे रख सकता है? क्या आप कोई उचित बहाना नहीं बना सकते? ली यी और उनके 2 वरिष्ठ भाई शर्म से लाल हो गए और उन्होंने आक्रोश से भरी आंखों से अपना सिर झुका लिया। अपने गुस्से को दबाते हुए ली यी ने कहा, मैं सच कह रहा हूं। उस जी मेंग ने किसी प्रकार की औषधीय गोली ली थी जिससे उसे तुरंत एक मार्शल लॉर्ड की ताकत मिल गई। जहां तक ली यूनक्सियाओ की बात है, वह ली यूनक्सियाओ। इस नाम के उल्लेख पर ली यी को लगा कि उसके गले से खून की धारा निकलने वाली है। वह हांफने लगा और फिर नाराजगी भरी आवाज में कहा, वह ली यूनक्सियाओ और भी चालाक है क्योंकि उसने अपनी ताकत को इतनी गहराई से छुपाया था। न केवल उसके पास तीसरे दर्जे का रहस्यवादी हथियार है बल्कि वह कुछ रहस्यमय कलाएं भी जानता है। जब मैं ली परिवार में था मैंने पहले ही उसकी जांच कर ली थी और नतीजों से पता चला कि वह पूरी तरह से बेकार था। कौन जानता था कि वह इतनी गहराई से छिप जाएगा? अपने चालाक दिमाग और ताकत के साथ वह निश्चित रूप से महामहिम के लिए एक बड़ा खतरा होगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। गाओ फेंग ने भी उदास होकर कहा, इस आदमी के बारे में कुछ अजीब है। उस रात किन यू की हत्या का मिशन फुलप्रूफ माना जाता था, लेकिन अंत में न केवल हम असफल रहे बल्कि उसने जी मेंग को अपनी तरफ करने के लिए कुछ चाल का इस्तेमाल किया था। वह वास्तव में एक बहुत ही अजीब आदमी है। किन यांग थके हुए लग रहे थे और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं अब आपका स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। अब हम इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? मुझे कोई समाधान बताएं। महामहिम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बार हमारा ऑपरेशन विफल हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ली यी ने कहा। क्या हमारी योजना अच्छी तरह से नहीं चल रही है?
जब महामहिम की गोल्डन लायन सेना व्हाइटहेड टाउन से वापस बुलाई गई है तो वह राजधानी लौट आएगी और केंद्रीय सेना की उन सेनाओं में शामिल हो जाएगी जिन्होंने महामहिम के सामने समर्पण कर दिया है। हम केंद्रीय सेना को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। उस समय पूरी राजधानी आपके महारानी के नियंत्रण में होगी। किन यू ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस बारे में चिंतित नहीं हूं। लेकिन जियो क्विंगवांग के बारे में क्या? मुझे लगता है कि यह वास्तव में संभव है कि ली यूक्सियाओ अपनी चोट का इलाज कर सकते हैं। उस समय जब वह किन यू का समर्थन करना चुनते हैं तो हम में से कौन उनसे निपट सकता है? इसके अलावा हमारे राज्य में एक और मार्शल किन यू के शिक्षक हैं जो मेरे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। ली यी के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी जब उन्होंने कहा, महामहिम इस मामले के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। जब समय आएगा मेरे गुरु हमारी सहायता के लिए एक विशेषज्ञ भेजेंगे। इस जियो क्विंगवांग का मरना निश्चित है। किन यांग ने सिर हिलाया और कहा, यदि हाँ तो यह बहुत अच्छा होगा। मुझे आशा है कि आप दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। ली यी ने कसम खाई कि वह चीजों को सही कर देगा, लेकिन उसकी आंखों में व्यंग्य की झलक थी। उसके बाद वह गुआंग युआनजिया और यू युआनवेन के साथ चले गए। एक पल की चुप्पी के बाद किन यांग ने पूछा, कमांडर गाओ, क्या आपको लगता है कि बैजान के ये लोग विश्वसनीय हैं? गाओ फेंग की आंखों में कातिलाना भाव चमक रहा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि वे विश्वसनीय हों तो सुअर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। मैं वास्तव में अपने 30 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के लिए अयोग्य महसूस करता हूं। किन यांग ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा। मामले को और अधिक तेजी से लागू करना होगा और यह राज्य संरक्षकों की अन्य 3 इकाइयों को अपना रुख घोषित करने के लिए मजबूर करने का भी समय है। मैं समझता हूं, गाओ फेंग ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अध्याय 71 धर्मी ऊर्जा। वैसे कोंगरेनी कैसी है? मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। लॉर्ड कांग भी ली चुनयांग से उसके अनियंत्रित व्यवहार, कानून की अनदेखी और मंत्रियों की हत्या के लिए बहुत नाराज है। हम बहुत क्रोधित होने से क्या फायदा? वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जिसमें मुर्गे को बांधने की भी ताकत नहीं है। लोगों का दिल जीतने, झंडे लहराने और धार्मिकता के नारे लगाने के लिए उसका इस्तेमाल करना ठीक है। लेकिन शासन परिवर्तन के इस दौर में जब हत्या और खून बहाना ही सब कुछ है, वह एक सामान्य सैनिक की तुलना में कम उपयोगी है। आखिरकार हमने सभी सभ्यताओं से छुटकारा नहीं पाया है और खंजर अभी तक नहीं खींचे गए हैं। उनके लिए अच्छा होगा कि वे नैतिकता और धार्मिकता के झंडे लहराएं और ली परिवार के बढ़ते अहंकार को कम करते हुए ली चुनयांग को कुछ परेशानी दें। शायद वह हमारे लिए अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं। आखिरकार लॉर्ड कांग की बहुत प्रतिष्ठा है और वह राज्य के सभी विद्वानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि ली चुनयांग भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं सहमत हूं। अगर हम इस अवसर का लाभ उठाकर ली परिवार को दुनिया से घृणा करवा सकते हैं तो यह केंद्रीय सेना पर पूर्ण नियंत्रण लेने में मेरे लिए बहुत मददगार होगा। जब तक वह पुराना कॉगरकोंग हमारे पक्ष में है, लोग हमारे पक्ष में रहेंगे। आखिरकार किन यांग का चेहरा थोड़ा शांत हो गया। उन्होंने गाओ फेंग को विदा किया और अकेले कक्ष में आगे पीछे घूमने लगे। उसकी आंखों का नजारा बदलता रहा और अंत में वह मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया, ये सिर्फ अप्रासंगिक छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। जब तक यह मामला सफल हो सकता है तब तक सिंहासन निश्चित रूप से मेरा ही होगा, भले ही हर कोई आपका समर्थन करे। जब यूनक्सियाओ ली चुनयांग के पीछे पीछे ली परिवार के आवास तक गया तो उन्होंने दूर से सामने के दरवाजे पर एक बड़ी भीड़ जमा होती देखी। ली चुनयांग का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कातिलाना लहजे में कहा, कौन इतना साहसी है कि मेरे निवास के सामने के दरवाजे को बंद कर देगा? आओ चलें और देखें। वे निकट आने ही वाले थे कि तभी एक आकृति अचानक बगल से निकली। यह ली जियान था जिसने ली बाइफेंग की सेवा की थी। जैसे ही वह प्रकट हुआ उसने ली चुनयांग को प्रणाम किया और झट से कहा, मेरे प्रभु, कुछ बुरा हुआ है?
लॉर्ड कोंगरेनी के 3 शिष्यों यान जिन गोंगसन और यू जिक्सियन ने लगभग 100 विद्वानों के साथ, जिनमें से कई अदालत में मंत्री हैं, मेरे स्वामी द्वारा किए गए 10 अपराधों को सूचीबद्ध किया है। वे अब मेरे प्रभु की निंदा कर रहे हैं। क्या? वह बूढ़ा कोंगरेनी ली चुन्यांग चौंक गया, लेकिन जैसे ही वह विचारों में खो गया, उसकी जानलेवा आभा धीरे धीरे कम हो गई। एक क्षण बाद वह युनक्सियाओं की ओर मुड़ा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, युनक्सियाओ, हम अभी पीछे क्यों नहीं हट जाते? जब इन पांडित्यपूर्ण विद्वानों के पास बहुत हो जाएगा तो वे स्वाभाविक रूप से चले जाएंगे। युनक्सियाओं ने अपनी भौहें उठाईं और भीड़ की ओर तिरछी नजर से देखा। 100 से अधिक विद्वानों में से प्रत्येक के हाथ में एक विशाल बैनर था, जिस पर विभिन्न अपराध लिखे हुए थे। विषयवस्तु को नजरअंदाज करते हुए लेखन वास्तव में ताजा और सुंदर था, जिससे एक सुंदर वातावरण निकल रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि कोंगरेनी ने ये बैनर स्वयं लिखे थे। दादाजी, आप नागरिक और सैन्य मंत्रियों को भी मारने के लिए काफी साहसी हैं, तो आप इन विद्वानों से क्यों डरते हैं? आप कुछ नहीं जानते, युनक्सियाओ। कुछ मंत्रियों को मारना राज्य या लोगों के लिए अप्रासंगिक है, लेकिन यह कोंगरेनी अलग है। वह एक कन्फ्यूशियस वंशज है, जो धार्मिकता और नैतिकता के साथ साथ धार्मिकता के 5 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके शब्द और कार्य लगभग सभी विद्वानों के आदर्श हैं। भले ही राजा और लैन होंग ने उसे देखा हो, उन्हें उसे शिक्षक के रूप में संबोधित करना होगा। हालांकि वह अदालत में मंत्री नहीं है, लेकिन उसकी बहुत प्रतिष्ठा है। अगर हम आज इन विद्वानों को मार डालो, मुझे डर है कि हमारे परिवार का अच्छा नाम खो जाएगा और दुनिया में हमारी निंदा होगी। वे दुनिया में बहुत अधिक औसत दर्जे के लोग हैं। हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? दादाजी, आपने तब कोई डर नहीं दिखाया जब लाखों सैनिक हमारी सीमा पर थे, तो केवल निंदा से क्यों डरें? तथ्य यह है कि इस कोंगरेनी ने इस समय बाहर निकलने का फैसला किया, हमें बताता है कि उसे कुछ लाभ मिलना चाहिए था या उसे किन यांग द्वारा मोहित किया जाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि वह एक अच्छा लड़का भी नहीं है। चूंकि वह खुद से आगे निकलकर हमारे सामने खड़ा होने जा रहा है, तो मैं उसे भी हटा दूंगा। जब युनक्सियाओं ने बोलना समाप्त किया, तो उसकी आंखें अचानक एक कातिल नजर से चमक उठीं और उसी समय उसका चेहरा ठंडा हो गया। जिस तरह से उसने विद्वानों के समूह को देखा, ऐसा लगा जैसे वह मृत लोगों के समूह को देख रहा हो। ली चुन्यांग और ली जियान दोनों उससे निकलने वाली जानलेवा आभा से चौंक गए, क्योंकि वे उत्सुकता से उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार ली परिवार मार्शल जनरलों का परिवार था और उनकी हड्डियों में विद्वानों के लिए अभी भी कुछ सम्मान था। यह वास्तव में संतों के ज्ञान के प्रति एक प्रकार का सम्मान था। आवास का सामने का दरवाजा पहले से ही कसकर बंद था। ली बाइफेंग ने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह आवास में छिप गए और सामने आने की हिम्मत नहीं की। यह अज्ञात था कि उसने ली चुन्यांग को सूचित करने के लिए ली जियान को कैसे बाहर जाने दिया। 100 से अधिक विद्वान, सभी सफेद शोक के कपड़े पहने हुए, अपराधों के बैनर लिए हुए थे और ली परिवार के सामने के दरवाजे पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। तीनों नेताओं के माथे भी कपड़े की पट्टियों से बांधे गए थे, जिन पर वफादारी और साहस, परोपकार और धार्मिकता और बुद्धि और विश्वास लिखा था। वे कोई और नहीं बल्कि यान जिन गोंगसन और यू जिक्सियन थे, जो कोंगरेनी के शिष्यों के बीच 3 वाइज के नाम से जाने जाते थे। जैसे ही भीड़ ने युनक्सियाओ, ली चुन्यांग और ली जियान को दूर से आते देखा, वे तुरंत हंगामा करने लगे। एक-एक करके वे खड़े हो गए और उन्हें गुस्से से देखने लगे। 100 से अधिक लोगों की आभा एक साथ जुड़ गई और आकाश में धार्मिक ऊर्जा का एक हल्का सा समूह लटक रहा था। 3 बुद्धिमानों ने एक दूसरे पर नजर डाली और फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, सम्राट को धोखा देना, मंत्रियों की हत्या करना, सैन्य शक्ति का दुरुपयोग करना, अधीनस्थों को धोखा देना, अहंकारी होना, कानूनों की अवहेलना करना, बिना अनुमति के धन इकट्ठा करना, राजनीतिक विरोधियों की हत्या करना और तोड़फोड़ करना, निर्दयी और सहानुभूतिहीन होना। तुमने 10 अक्षम्य अपराध किए हैं। तुमने 10 अक्षम्य अपराध किए हैं। सैकड़ों आदमी एक स्वर में चिल्लाए, उनकी आवाज से तुरंत आसमान हिल गया।
इनमें से प्रत्येक विद्वान इतनी जोर से चिल्लाया कि उनके चेहरे लाल हो गए, क्योंकि उन्होंने ली परिवार के तीनों को गुस्से से देखा। उन्हें लगा कि धार्मिक मामला उनके हाथ में है और वे राक्षसों को वश में करने और राक्षसों से छुटकारा पाने वाले थे। ली परिवार के निवास पर धर्मी ऊर्जा संघनित हुई और बिखरी नहीं, मूर्त आकार लेने के हल्के संकेतों के साथ। यूनक्सियाओ ने बीच की उंगली से अपनी नाक उठाई और जल्द ही बूगर्स का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाल लिया। फिर उसने इसे एक गेंद में घुमाया और अपनी उंगली को झटका देकर इसे बाहर फेंक दिया। तेज हवा का एक झोंका हवा को चीरता हुआ सीधे यान जिन के चेहरे पर जा गिरा। ये सभी लोग विद्वान थे। भले ही उनमें से कुछ ने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया हो, वे सिर्फ स्वस्थ रहना चाहते थे, इसलिए उनके पास यूनक्सियाओं की हवा के झोंके का विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। धर्मी ऊर्जा के द्रव्यमान में भागने के बाद बूगर किसी प्रकार की बाधा से बाधित हो गया और अंततः यान जिन के होंठ पर गिरने से पहले डगमगाने लगा। उह 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 उह। यान जिन घृणा से थूकता रहा, लेकिन लगातार 1 दर्जन से अधिक बार ऐसा करने के बाद भी उसे मिचली महसूस हो रही थी और वह उल्टी करना चाहता था। ली यूनक्सियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक विद्वान का अपमान करने की? ऐसा लगता है कि तुम भी ली चुन्यांग जैसे ही अपराधों के दोषी हो। तुमने एक जघन्य अपराध किया है। गोंगसुन रंग ने दहाड़ते हुए सीधे यूनक्सियाओ पर एक लेबल लगाया। आप उन्हीं अपराधों के दोषी हैं। आपने एक जघन्य अपराध किया है, भीड़ उसके पीछे चिल्लाई। यूनक्सियाओ ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आकाश में धर्मी ऊर्जा की ओर संदेह से देखा। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ लीं और अपनी ठुड्डी को मुट्ठी से सहारा देते हुए खुद से कहा, यह धर्मी कन्फ्यूशियस ऊर्जा वास्तव में कुछ खास है। ऐसा लगता है कि अतीत में मेरे मन में इसके प्रति कुछ पूर्वाग्रह थे। उसने अपनी बाहें नीचे रखीं और अपना कान उठाया, फिर 2 उंगलियां आपस में फंसा दीं। 3 बुद्धिमानों के चेहरे उतर गए। वे हाई अलर्ट पर थे क्योंकि वे उसी समय पीछे हट गए। तुम क्या हो? क्या कर रहे हो? यू जिक्सियन ने गुस्से में कहा। यूनक्सियाओ ने व्यंग्यात्मक ढंग से तीनों की ओर देखते हुए व्यंग्य किया और कहा, यहाँ तक कि जब पुरुषों को बकवास करना या पादना होता है तो संत भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। क्यों? मुझे यह मत बताओ कि कोंगरेनी के 3 वाइस के रूप में आपको मेरा कान खोदने से रोकने का अधिकार है। गोंगसुन रांग ने भौहें चढ़ा लीं और गुस्से से कहा, अश्लील। जैसे ही यूनक्सियाओ ने हल्के से अपनी उंगली हिलाई, एक हल्की सी सीटी बजी। कान के मैल की एक गांठ हवा में छेद कर सीधे गोंगसन रंग के मुंह में चली गई। गुस्से और सदमे में उसने डकारे ली और कान का मैल निगल लिया। ब्लार्ग। अपने पेट में मरोड़ महसूस करते हुए वह तुरंत नीचे झुका और उसने वहीं उल्टी कर दी। यान जिन ने बूगर को अपने होंठ से चिपका लिया था, लेकिन उसने कान का मैल खा लिया। कुछ देर तक उल्टियां करने के बाद उन्हें पित्त की उल्टियां भी होने लगीं। हाँ, ली चुन्यांग, जो अब तक बहुत चिंतित थे, हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उल्टी की दुर्गंध को सूंघते हुए गोंगसुन रंग के आसपास खड़े विद्वान भौहें चढ़ गए और अवचेतन रूप से उससे दूर चले गए। यहाँ तक कि यान जिन और यू जिक्सियन भी नाराज थे और उससे दूरी बनाए हुए थे। सारी भीड़ अचानक थोड़ी विरल हो गई। यूनक्सियाओ ने आसमान की ओर देखा। धार्मिक ऊर्जा का द्रव्यमान जो संघनित हो रहा था और धीरे धीरे एक संत का आकार ले रहा था, बिखरने के संकेत दिखाने लगा। यह धार्मिक ऊर्जा वास्तव में इन विद्वानों के कन्फ्यूशियस दिव्य विचार और प्राकृतिक प्राइमर्डियल क्यूई से बनी है और यह एक महान टॉनिक प्रतीत होती है। मैं इसे कैसे बर्बाद होने दे सकता हूं? अचानक उसने धीरे से अपना पैर जमीन पर मारा, खुद को हवा में धकेल दिया और फिर धार्मिक ऊर्जा के ढेर में भाग गया। फिर उसने अपनी सारी दिव्य भावना प्रकट की और भाग्य की वन क्यूई को घुमाना शुरू कर दिया। तुरंत पूरे आकाश में व्याप्त धर्मी ऊर्जा उन्मत्त होकर उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। इसके साथ ही उसे तुरंत तरोताजा और अवर्णनीय प्रसन्नता महसूस हुई। उन्होंने हंसते हुए दोनों हाथों से एक अजीब मंत्र का प्रदर्शन किया, जो कई बार विस्तारित होकर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र बन गया और उनके पूरे शरीर को लपेट लिया। यूनक्सियाओ को ली परिवार के निवास पर उसके हाथ और पैर फैलाकर लटका दिया गया था।
और उसके सिर, हथेलियों और पैर पर एक गोलाकार बुलबुला था। वह मध्य हवा में गतिहीन रूप से मंडरा रहा था, लेकिन उसकी दिव्य भावना तीव्र गति से अंदर घूम रही थी और नीति की वनक्यूई धर्मी ऊर्जा को उन्मत्त रूप से अवशोषित कर रही थी। क्या हो रहा है? उसे बीच हवा में क्यों निलंबित किया जा सकता है? मैंने सोचा कि केवल महान मार्शल ग्रैंड मास्टर ही उड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह धर्मी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। यान जिन भी स्तब्ध था, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया। घबराओ मत हर कोई। यह बच्चा वास्तव में जादूटोना जानता है। हालांकि हम कन्फ्यूशियस विद्वानों ने जो धार्मिक ऊर्जा विकसित की है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे धार्मिक ऊर्जा है। जादूटोना करने वाले व्यक्ति के रूप में वह इस ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करके मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। वायु जिक्सियन showed a look of sudden enlightenment and cried out, "Brother Yan is right. Don't panic everyone. Calm down and concentrate your mind and recite the knowledge of saints in silence so that the righteous energy can grow stronger. Let us destroy this evil man together." 100 से अधिक लोग तुरंत बैठ गए और अपने मन को शांत करके संतों के ज्ञान को मौन होकर सुनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विद्वानों की क्षीण आभा उनके शरीर से निकलकर अश्रव्य पाठ के साथ आकाश में उठने लगी। ली जियान ने अपना मुंह चौड़ा किया और आश्चर्य से पूछा, माई लॉर्ड, क्या यंग मास्टर यूं ठीक हैं? ली चुनयांग भी बेहद सदमे में थे। यह सच था कि 6 दिशाओं के क्षेत्र के केवल मार्शल ग्रैंड मास्टर ही आकाश में उड़ सकते थे, लेकिन यूंगसियाओ ने स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इस लड़के को पता होना चाहिए कि कितनी दूर जाना है और कब रुकना है। फिलहाल यूनक्सियाओ हवा में लटके हुए थे और आराम कर रहे थे। उनके शरीर में समाहित होने के बाद धर्मी ऊर्जा न केवल सीधे प्राइमर्डियल क्यूई में परिवर्तित हो गई और उनके डेंटियन में परिवर्तित हो गई, बल्कि उनकी आत्मा का पोषण भी करती रही। इससे उसे बेहद आरामदायक महसूस हुआ। इस बीच उनकी खेती का आधार, जिसमें कई हजार पक्षियों की गोलियां लेने के बावजूद लंबे समय तक सुधार नहीं हुआ था, ढीला पड़ने लगा और धीरे धीरे 6 सितारों के चरम स्तर की ओर बढ़ रहा था।